जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है तुगलक वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तुगलक वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खुसरो खां, उसकी मृत्यु के बाद जो वंश की स्थापना होती है वह है तुगलक वंश। इसी तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश की जो स्थापना होती है उसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, यानी इनके नाम से है गियासुद्दीन तुगलक, इसलिए क्या हुआ, तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। अब देखिए, इस तुगलक वंश की स्थापना के दौरान यह कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, यानी कि जब यह गद्दी पर, यह तुगलक वंश की जब स्थापना करते हैं, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो यह जो है सो गाजी मलिक के नाम से नहीं, यह गियासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक के बारे में यह कहा जाता है, यानी गियासुद्दीन तुगलक के बारे में यह कहा जाता है कि यह खिलजी वंश में पहले सेना के रूप में थे, मतलब सेना के सेनानी थे, एक सैनिक के रूप में थे। बाद में इन्होंने ही क्या किया, जो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन खुसरो, इसकी हत्या करते हैं। और यह जो गियासुद्दीन तुगलक है, इनको कहा जाता है कि अमीरों के कहने पे, अमीरों के क्या कहते हैं कि उनके सहयोग के कारण ही यह जो है सो इस क्या बोलते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि अमीर तुर्क के आग्रह पर, देखिए अमीर तुर्क के आग्रह पर ही यह सुल्तान बनते हैं। ठीक ना, यानी कि पूर्व सहमति से बनते हैं, कोई इसका विरोधी नहीं था। खिलजी के सैन्य व्यवस्था को उदार रखा और अनेक करों को हटा दिया और भूमि वापस किया। मतलब क्या था कि यह जो गियासुद्दीन तुगलक जब शासन में बैठे तो इन्होंने क्या किया, इनका जो सबसे पहले देखते हैं शासनकाल कब से कब तक, 1320 से 1325। यह जो तुगलक वंश है, यह तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। इसी बीच में क्या होता है कि मतलब मूल रूप से 5 वर्ष के लिए ही गियासुद्दीन तुगलक क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। जब गियासुद्दीन शासक बनते हैं तो खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बहुत सारे कार्य किए गए थे, उसमें उन्होंने जो सैनिक व्यवस्था थी उनकी, उस व्यवस्था को उसी तरह बनाए रखते हैं। लेकिन जो उसके शासनकाल में बहुत सारे जो कर लगाए थे उसको हटा देते हैं, और उसके द्वारा जो किया गया था कि जितने जमींदार अमीर उन लोगों को जो ज़मीन वापस ले लिया गया था उनको फिर क्या करता है, ज़मीन वापस दे देता है, और उसके बाद उसको ज़मीन वापस देने के बाद उनसे कर वसूलने का कार्य किया करता था। ठीक, तो ये कार्य किसने किया, गियासुद्दीन तुगलक ने। भूमि भी क्या किया, वापस कर दिया। उसके बाद क्या किया, यह पहला ऐसा सुल्तान है जिसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण किया। यह कौन है, यह प्रश्न बार बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है, पहला सुल्तान कौन है जिसने नहर का निर्माण किया, तो वह है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद देखते हैं, इसने ओलिया को कठोर दंड देने की बात की, बंगाल में विद्रोह को दबाने की। होता क्या है कि ओलिया इसी के समकालीन एक सूफी संत के रूप में था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक ना, निजामुद्दीन मोहम्मद औलिया करके नाम था। इसने निजामुद्दीन औलिया को क्या करता है कि इसको अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन यह दरबार में आने से क्या करता है, मना करता है, यानी मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यह मिलने से मना कर देता है। जब मना करता है तो इसलिए इसने क्या करता है कि इसने यह आदेश देता है कि हम जो है इसको दंड देने की बात करता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, बंगाल में एक विद्रोह होता है। वह विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं वहाँ बंगाल में जाता है, और वहाँ विद्रोह को दबाने के बाद जब यह वापस आता है तो कहता है कि हम इसको जो है सो हम दंड देंगे। किसको, निजामुद्दीन औलिया को। कौन कहता है, गियासुद्दीन तुगलक। तो इसी बात पे क्या कहता है औलिया, क्या कहता है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, यह जो वर्ड जो लिखा गया है हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह शब्द किसने कहा था और क्यों कहा था, किसके लिए कहा था। हुनूज दिल्ली दूर अस्ते मतलब क्या होता है कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि यह जो है निजामुद्दीन औलिया यह दिल्ली में बैठता था, दिल्ली में रहता था, और जल्दी से कोई सैनिक या कोई भी इसको ढूंढ ही नहीं पाते थे। ठीक ना, इसलिए इसने कहा था, और यह कहाँ था, बंगाल में था, यह वहीं से आदेश दिया था। इसलिए कि यह जो कथन बोलता है हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, मतलब हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी आपको अभी आने में बहुत समय लगेगा। ठीक, तो यह कथन उसी समय हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। वह जो वाक्य बोलते हैं हम लोग यहीं से लेते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया था कि बंगाल से वापस लौटते समय दिल्ली के समीप स्वागत द्वार के गिर जाने के कारण 1325 में इसकी मृत्यु होती है। होता क्या है कि जब यही बंगाल विजय जब करके वापस आता है तो इसका पुत्र, ठीक ना, इसका पुत्र जो जिसको हम लोग बोलते हैं उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, वह क्या करता है, इसके स्वागत के लिए दिल्ली में ही
दिल्ली में ही क्या करता है, एक स्वागत द्वार का निर्माण करता है, यानी कि एक भवन के रूप में बनता है जो कि लकड़ी का ही एक महल बनाया जाता है। उसी महल में क्या करता है कि इसका स्वागत किया जाता है। वो उसी कहा जाता है कि उसी स्वागत के क्रम में उसी महल में ही क्या होता है, उसका छत गिरने के कारण क्या होता है कि उस महल के गिर जाने के कारण 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे इतिहासकार का यह कहना है कि गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है यह एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत क्या की गई, इसकी हत्या कर दी गई। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार का कहना है। जब 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है यानी उसका पुत्र उलुग खां जो बनता है, उलुग खां भी उसका नाम आता है, ठीक ना, या फिर उसको जुना खां भी नाम से बोलते हैं। वह क्या करता है कि शासक बनता है। और वह जब शासक बनता है यानी उलुग खां या जुना खां, वह जब शासन बनता है तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह शासक बनता है, गद्दी पे बैठता है। कब? 1325 में मृत्यु होती है, 1325 से 51 तक उसका शासनकाल रहता है। इसी बीच यह कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, सर्वाधिक शिक्षित शासक था। शिक्षित शासक होने के साथ साथ यानी पढ़ा लिखा होने के साथ साथ इसको मूर्ख का भी दर्जा दिया गया, मूर्ख भी कहा जाता था, क्योंकि उसके द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई गई वह सभी योजनाएं सफल नहीं हुई। इस कारण इसको क्या कहता है कि मूर्ख। कुछ ऐसे इसके कार्य रहे जो असफल कार्य रही और इस कार्य के कारण इसको क्या कहता है, मूर्ख कहा जाता है। हुआ यूँ कि यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो दूरदर्शी यानी दूर का सोचता था। जो कार्य आज से 50 साल पहले 50 साल बाद होना है वो कार्य वो उसी समय करने की कोशिश की, जिसके कारण कार्य तो बहुत अच्छा किया लेकिन वह असफल रहा, जिसके कारण क्या हुआ, उसको मूर्ख शासक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है। इतिहास में इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से कहता है। बुद्धिमान तो है ही, कहता नहीं पढ़ा लिखा बुड़बक बच्चा है, ठीक उसी तरह का बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में इसको जानते हैं। इसका वास्तविक नाम उलुग खां या जुना खां भी नाम है इसका वास्तविक नाम। यानी कहा कि बचपन में जब इसका नाम जब था जुना खां था, लेकिन जब एक शासक बना, जब गद्दी पे बैठा, तब इसने किस नाम से बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। उसके बाद इसी के शासनकाल में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को के एक यात्री, अफ्रीका के मोरक्को का एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोरक्को का यात्री था यानी अफ्रीका का, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। इसने जब भारत आया तो इसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी। यहाँ के अपने यात्रा विवरण में जो भी भारतीय चीज़ों के बारे में जो भी उसने देखा सुना, उसकी चर्चा किसमें की? रेहला नामक पुस्तक में की। और यह इसी को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ राजदूत बनाकर इसको कहाँ भेजता है? चीन भेजता है। ठीक, चीन के मंगोल सम्राट का शिष्टमंडल, क्योंकि यह बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए पढ़ा लिखा होने के कारण इसने क्या करता था, हमेशा क्या करता था, कुछ न कुछ ऐसा आयोजन किया करता था जिसमें इसने क्या किया था कि चीन के जो शिष्टमंडल थे, यानी कि चीन में जो भी सम्राट का जो शिष्टमंडल था, जो भी पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उसका हमेशा एक मंडल बनाता था, उसमें हमेशा भाग लेता था। ऐसा कार्य यह मोहम्मद बिन तुगलक किया करता था। उसके बाद क्या है, इसने ऐसा पहला सुल्तान है जिसने होली उत्सव में भाग लिया। इसका कहने का मतलब क्या था कि यह धर्म हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था, यह सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। इसलिए इसने क्या कहता, होली के यानी हिंदुओं के पर्व में मुख्य रूप से होली का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार में भी यह भाग लिया करता था। कहने का मतलब यह था कि इसकी जो माता थी वह एक जाट थी, ठीक ना, इसलिए यह इतना भेदभाव नहीं करता था जाति धर्म में। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह पहला सुल्तान जिसने हिंदुओं के त्यौहार में भी भाग लिया, होली के उत्सव में भाग लिया, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में विजयनगर। इसी के समय में क्या हुआ कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, एक बात हम लोग जानते हैं, उसी के क्रम में क्या होता है कि दक्षिण भारत में क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि अपनी राजधानी को हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो इसकी राजधानी रहती है कहाँ? लाहौर में। लाहौर में कौन स्थापित करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जब इल्तुतमिश शासन करता है तो वह अपनी राजधानी दिल्ली ले आता है, और दिल्ली लाने के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है तो वह दिल्ली से कहाँ ले आता है? दौलताबाद। जब दिल्ली से दौलताबाद ले आता है ना, तो इसी क्रम में क्या कहा जाता है कि दक्षिण भारत की ओर ले आया। वह उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे।
फिर वह क्या करता है कि दिल्ली के जो दौलताबाद में ले आता है, सॉरी दिल्ली से दौलताबाद ले आता है, फिर दौलताबाद से क्या करता है दिल्ली वापस ले जाता है। तो इसी क्रम में जब जो दक्षिण में जब आता है राजधानी स्थापित करता है, तो इसी दक्षिण क्रम में क्या होता है कि जो शासक लोग थे उसमें कुछ उथल पुथल होती है, और उसी समय क्या होती है कि दक्षिण भारत में दो नए साम्राज्य की स्थापना होती है, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य की क्या होती है स्थापना होती है। ठीक, तो इसका यह भी प्रश्न पूछता है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसके शासनकाल के समकालीन होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन होता है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को आखिर पागल क्यों कहा जाता था, मूर्ख क्यों कहा जाता था, इसके पीछे जो कारण थी और मुख्य रूप से इसकी जो विशेष जो योजनाएं थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी मुख्य रूप से जो कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। दोआब का क्षेत्र पर कर में वृद्धि। होता क्या था कि दोआब का क्षेत्र वह कहा जाता है जो नदियों के बीच, नदियों के पास का जो वह क्षेत्र जहाँ पे उपजाऊ बहुत, जो ज़मीन होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी, वहाँ पे क्या होती खेती और फसल काफ़ी अधिक होते थे। तो वहाँ पे इसने क्या किया, कर को बढ़ा दिया। अब होता क्या था कि जिस समय इसने कर लागू किया उस समय वहाँ पे खेती उतनी अच्छी नहीं हुई थी, फसल को बहुत सारे नुकसान हुए थे, जिस कारण क्या होता है कि वहाँ के जो कृषि लोग थे, किसान लोग थे, वो क्या करते थे कि अपना जो भी टैक्स होता था, कर होता था, वो दे नहीं पाते थे क्योंकि कर बढ़ा दिया गया था और फसल वैसा हुआ नहीं, जिसके कारण क्या होता है किसान नहीं दे पाते थे, और यहाँ जो भी इसको नियुक्त किया था कर लेने के लिए वो जबरदस्ती करते थे, जिस कारण बहुत सारे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक, इसलिए यह भी क्या हुआ, फेल हो गया। दूसरा इसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। इसने क्या था कि मुख्य रूप से मंगोल के आक्रमणकारियों से बचने के लिए और दक्षिण भारत में भी शासन को अच्छे तरीके से करने के लिए इसने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली से क्या दौलताबाद ले आया। और यह घटना जो कि क्योंकि यह जो दिल्ली से दौलताबाद लाया तो यह सिर्फ अकेले नहीं आया, इसने अपने मंत्रियों को साथ नहीं लाया बल्कि वहाँ के लोगों को भी अपने साथ ले गया। तो यह इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाता है कि यह रातों रात क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी घोषित कर दिया और सभी लोग रास्ते में जाते हैं, कई लोग की मृत्यु हो जाती है, दौलताबाद पहुँचते हैं। फिर कुछ समय के बाद पता चलता है क्या है कि जब दिल्ली का जो क्षेत्र होता है वह खाली हो जाता है और यह रहता है यहाँ, और दिल्ली का क्षेत्र यहाँ, अब यहाँ से खाली होता है और यहाँ से क्या होता है कि मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली आना शुरू करते हैं। जब मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली आना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ तो खाली है, यह शासक तो आ गया दौलताबाद में, तो फिर क्या होता है कि यह फिर देखता है कि दिल्ली का क्षेत्र छीन सकता है, तो इसने क्या किया, फिर अपनी राजधानी दिल्ली घोषित कर दिया। फिर रातों रात बीचों बीच क्या हुआ कि सभी यहाँ से जो भी दिल्ली से यहाँ आए थे दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली गए। तो इस क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारी नुकसानें हुई, बहुत लोगों की जानें गई। तो यह राजधानी परिवर्तन भी इसकी सबसे बड़ी कारण रही, यह भी इसकी प्रमुख योजना में जानते हैं। तीसरा उसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्दा, पड़ोसी क्षेत्र से प्रभावित होकर, खासकर चीन, इन सभी क्षेत्रों से प्रभावित होकर इसने भी क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई। हुआ यूँ कि उस क्षेत्र में क्या हुआ कि चांदी के सिक्कों की कमी हुई। तो सिक्कों की जब कमी हुई तो इसने क्या किया, तांबे के सिक्के जारी किए जिसका मूल्य बराबर उसी के समान था। जब सिक्के जारी किए तो सिक्के जारी होने के बाद क्या हुआ कि बाजार में ना इसी की तरह डुप्लीकेट सिक्के बहुत सारे चलने लगे। डुप्लीकेट सिक्के चलने के कारण इसने क्या हुआ कि लोगों से क्या हुआ, चांदी के सिक्के अपने पास रखने लगा और चांदी के सिक्के के बदले तांबा का सिक्का क्या देना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में जाने के बाद इसका डुप्लीकेट बनना शुरू हो गया। डुप्लीकेट बनना शुरू हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि बाजार में जब पैसा ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है वस्तु के दाम बढ़ेगा, वस्तु का दाम बढ़ना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब इसने क्या किया कि फिर क्या किया कि जब देखा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो इसने क्या किया कि फिर क्या कि आप जो भी पैसा है उसको वापस कीजिए और बदले में अपना चांदी का सिक्का ले जाइए। जब इसने वापस किया तो देखा क्या कि जितना उसने चांदी जो भी तांबा के सिक्के थे जितना उन्होंने लोगों को दिया उससे कई गुना ज़्यादा उसको सिक्के मिले। मतलब इससे स्पष्ट हो चुका था कि बहुत काफ़ी संख्या की मात्रा में क्या थे, डुप्लीकेट सिक्के चल रहे थे। ठीक, तो ये इसके बारे में कहा जाता है। और डुप्लीकेट सिक्के जो चल रहे थे तब मान लीजिए जितना डुप्लीकेट मिलता था तो उसकी पहचान करके उसके बदले में जो भी सिक्के जो भी चांदी वगैरह होते थे वो नहीं दिए जाते थे। ठीक है, जिसका ओरिजिनल होता था उसी को। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो भी चांदी के सिक्के, जो भी लोग तांबा के सिक्के देते थे बदले में चांदी के सिक्के लेंगे, तो इससे क्या हुआ, खजाना भी खाली होने लगा। तो ये भी इसका एक कारण रह गया, सांकेतिक मुद्दा। उसके बाद एक खुरासान अभियान। खुरासान अभियान में क्या हुआ कि इसने देखा कि जो मध्य एशिया के जो लोग थे वो हमारे इधर आकर के आक्रमण करते हैं, तो क्यों नहीं इस बार क्या किया जाए कि हम लोग जाकर के उधर के क्षेत्रों में मध्य एशिया में क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। इसी बीच क्या होती है कि इसने एक सेना तैयार करती है। उस सेना में क्या करते हैं, एक वर्ष का जो वेतन होता है वो सभी सैनिकों में बांट देता है, एक बड़ी विशाल सेना का निर्माण करता है। उस विशाल सेना में क्या करता है कि
सेना का निर्माण तो कर लेता है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पे भी जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल जाती है। ठीक, जिसके कारण यह जो अभियान रहता है क्या होता है, उसी समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा चलता है कराची अभियान। इसमें क्या होता है कि जो हिमालय का हिमाद्री का जो क्षेत्र होता है, कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है, उसकी तरफ जो मतलब अभियान चलता है। उसमें क्या होता है कि जब चलता है हिमालय क्षेत्र में, जब चलता है कुमायूं हिमालय के जब हिमालय क्षेत्र में चलता है, तो वहाँ का क्या होता है, अधिक बर्फ गिरने के कारण वहाँ पे बहुत सारे सैनिकों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या होता है, यह भी अभियान कैंसिल हो जाता है। कृषि में सुधार, इसने क्या करता है, कृषि में सुधार करने के लिए किया तो बहुत सारे कार्य, लेकिन सभी कार्य क्या हुआ, इसके दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, ये सभी कार्य असफल हुए। कृषि में सुधार के लिए इसने क्या करता है, एक विभाग की स्थापना करती है, जो हम लोग प्रशासनिक, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली में सुधार, इस कृषि में सुधार के लिए इसने क्या करता है, एक विभाग की स्थापना करती है। और इस विभाग की स्थापना करने के साथ ही इसने क्या किया कि उस क्षेत्र पे क्या किया कि एक समझिए कि एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, और उसको यह कार्य दिया गया कि आपको इस क्षेत्र, इस जो भी क्षेत्र है, इसकी कृषि का देख रेख करना है। मतलब क्या है कि जो किसान कृषि करेंगे उसको जो क्या चीज़ कमी होगी, क्या चीज़ अच्छा होगा, किस तरह अच्छा पैदावार होगा, इसकी देख रेख करने के लिए क्या क्या कृषि अधिकारी की नियुक्ति किया। लेकिन अधिकारी लोग क्या किया कि उस वैसे ज़मीन को दिए, वैसे ज़मीन को चुने जो ज़मीन क्या थी, बंजर थी। और किसान लोग क्या किया कि बैल हल ये सब क्या किया, उन लोगों को बांट दिया गया कि आप लोग क्या कीजिए, खेती कीजिए। लेकिन जो अधिकारी लोग थे वो भ्रष्ट थे, वो उन लोगों ने ऐसा ज़मीन को चुना जो क्या थे, जो बंजर ज़मीन थे, और बंजर ज़मीन पर खेती होगी नहीं, इसलिए यह भी क्या होती है, इसकी व्यवस्था चौपट हो जाती है। उसके बाद क्या होती है कि गुजरात और सिंध के से युद्ध समाप्त कर वापस आते समय ठट्टा में, जो सिंध में पड़ता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो वह होती है 1351 में ही क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात और सिंध से जब युद्ध करके जब वापस आता है, उसी समय इसकी क्या होता है, ठट्टा में, यानी सिंध में जो क्षेत्र पड़ता है ठट्टा, वहीं पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, चलो पागल से मृत्यु हो गई, पागल राजा से मृत्यु हो गई। इसी के बारे में बदायूनी के अनुसार यह कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। यह कथन किसने कहा था? बदायूनी। यह एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक, अगला जो शासक आया है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यह कहा जाता है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था, तो इसने यह फिरोज शाह तुगलक, यह इसका चचेरा भाई था, यह क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। कब? 1351 में। 1351 से 88। कहा जाता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासक रहने वाला कौन था, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसने कहा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक किया। 2 बार राज्याभिषेक करने का मतलब क्या हुआ कि इसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्याभिषेक किया। अब देखिए 2 बार राज्याभिषेक कैसे किया, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पे ठट्टा में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसने एक बार राज्याभिषेक यहीं किया, और फिर दूसरा इसने राज्याभिषेक कहाँ किया? दिल्ली में किया। दिल्ली में आकर दूसरा राज्याभिषेक किया, इसलिए इसने 2 बार क्या किया? राज्याभिषेक किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी कहा जाता है कि यह काफ़ी कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT वो भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम इसके समय था। यह क्या होता, जो भी क्षेत्र जीतता था, जो भी क्षेत्र जीतने के बाद जो भी लोगों को कैदी बनाया जाता था, उसको क्या करता था कि उसको प्रशिक्षित करता था। कहने का मतलब उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी कि तुम ये चीज़ करो। जैसे होता था कि जेल में हम लोग देखते हैं कि जेल में कैदियों से ही, जैसे एक बार न्यूज़ में हमने देखा था कि जेल में ही कैदियों से क्या कहता है कि चादर बुनाई करवाई जाती थी, और उससे क्या होता है कि जो भी ट्रेन में जो हम लोग AC में जो देखते हैं चादर, वह जेल के कैदियों द्वारा ही क्या बनाया गया था। ठीक उसी तरह ये भी कार्य करता था। ये क्या करता था कि जो भी कैदी को, जो लोगों को आक्रमण करने के बाद जो क्षेत्र को जीतता था, वहाँ से जो लोगों को जब बंदी बना के लाता था, तो उससे कुछ कार्य करवाता था। कार्य करवाने का उनको प्रशिक्षित करता था और उनसे कार्य करवाता था। तो इस कारण की क्या होता है, सबसे अधिक गुलाम जो था इसी के शासनकाल में था। ठीक, हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद, मतलब क्या, यह तो मुस्लिम था, इसे जितने भी हिंदू धर्म थे, जो भी ग्रंथ थे, उसका अनुवाद किसमें करवाया? फारसी में। इसके लिए क्या किया? इसने एक विभाग की भी स्थापना की। ठीक, अनेक निर्माण और लोक कल्याण कार्य के कारण कल्याणकारी शासक कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे निर्माण कार्य किए, बहुत सारे विभाग की स्थापना की। इस कारण जो जनता के कल्याण के लिए हो, इस कारण इसको क्या कहता है? कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फिरोज शाह के जो बहुत सारे निर्माण और कार्य रहे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देखते हैं। फिरोज शाह का जो निर्माण और कार्य रहा वह क्या रहा, सबसे अधिक नहरों का निर्माण। हम लोग देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक कि प्रथम ऐसा शासक सुल्तान था जो नहरों का निर्माण किया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक नहरों का निर्माण इसने तो निर्माण किया, नहर का निर्माण सबसे पहले इसने किया, किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन इसका जो सबसे अधिक जो नहर बनाया, सब नहरों का जो विस्तार किया वो किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए किया, कि जो सिंचाई के लिए, खेतों में ज़मीन में क्या होता है, सिंचाई के लिए इसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया। और जो नहर का निर्माण किया, और इस नहर से अधिक अगर आप खेती अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो इसके लिए एक हक ए सर्व एक कर भी लगाया था। ठीक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, दूसरा बात, स्त्रियों को मजार पर जाने से भी रोक लगाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। 1200 नए फलों का बाग लगवाया, इसने अपने शासनकाल में क्या किया था, 1200 नए फलों का बाग लगवाया। ठीक ना, इसलिए इसको जानते हैं। राज्य के खर्च पर हज यात्रा, यानी कि अनुदान के रूप में जो हम लोग सब्सिडी जिसको बोलते हैं, उसी रूप में क्या होता है कि राज्य के खर्च पर यह क्या करता है, हज की यात्रा करवाता था, जो मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ थी। ठीक ना, इसलिए यह करवाया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, और बहुत सारे अन्य विभाग की स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसमें बहुत प्रमुख जो वास्तुकार थे उनका नाम था मलिक गाजी शाहना। मलिक गाजी शाहना जो थे प्रमुख वास्तुकार थे, और इसने अन्य विभाग की, बहुत सारी विभाग की स्थापना की। कृषि के क्षेत्र में भी जो हम लोग प्रशासनिक जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके सभी विभाग के बारे में पढ़ेंगे उस समय। ठीक, उसके बाद क्या किया, कुतुब मीनार का मरम्मत कराया। जब हम लोग देखते हैं कि कुतुब मीनार जो 5 मंजिला कुतुब मीनार था, उसमें जब अभी तो वर्तमान में 5 मंजिला है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जब कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, और जब 1 मंजिला ही कुतुब मीनार बना था, उसके बाद क्या हुआ, वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के बाद द्वारा पूरा किए जाने के बाद जब 4 मंजिला मीनार तैयार हो गया था, तो बिजली के गिरने के कारण, जो ठनका हम लोग बोलते हैं, उसके गिरने के कारण क्या, जो चौथा जो मंजिल था वह क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इस क्षतिग्रस्त को क्या किया, मरम्मत का कार्य किसने करवाया, वह करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो इसलिए कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया। अनुवाद विभाग की स्थापना की, यानी जो भी फारसी जो भाषा थी, जो हिंदू ग्रंथ थे, उसको फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसके लिए क्या, अनुवाद विभाग की ही स्थापना किया था। ठीक, और इसने क्या किया था कि स्वयं की आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान, यानी इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, और ऐसा लिखने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है, वह है फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। उस पुस्तक का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। के लेखक कौन है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। उसके बाद क्या होती है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वह है गियासुद्दीन तुगलक। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं कि तुगलक वंश जो चलता है, सबसे लंबा समय तक जो वंश रहता है वह है कौन, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। इस तुगलक वंश में मुख्य रूप से जो शासक हम लोग देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यह 3 जो शासक हम लोग देख रहे हैं, यही 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जिसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक अंतिम शासक। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जब 1351 से 1388 के बाद जो भी शासक आए वह क्या हुआ, और यह भी कहा था कि इसी समय क्या होता है कि मंगोल आक्रमणकारी विद्रोह भी सबसे ज़्यादा होते हैं। और जब इसकी मृत्यु, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो भी शासक आते हैं वो वैसे योग्य शासक होते नहीं है, इनका क्षेत्र क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक आए थे, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 89 तक आते हैं। षड्यंत्र का शिकार होने के कारण क्या होती, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद अबू बकर आते हैं 89 से 90, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 90 से 94, अलीउद्दीन सिकंदर शाह, यह मात्र 1.5 महीने तक ही शासन करते हैं 1394 में, और 1394 से नासिरुद्दीन महमूद शाह, यहाँ मोहम्मद शाह महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से क्या करते हैं, 1414 तक शासन रहते हैं। और इसी के समय में तैमूर आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी था, वह इसी समय आक्रमण करता है 1398 में। और जब यह आक्रमण करता है तो उस समय इसके क्षेत्र, जो दिल्ली सल्तनत का जो एक विशाल साम्राज्य था, वह इसके समय में मात्र छोटा विस्तार क्षेत्र रह गया, जो दिल्ली से पालम तक का ही क्षेत्र रह गया। तो इसलिए इसका क्या धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो विस्तार क्षेत्र था, दक्षिण भारत तक का भी कुछ हिस्सा मिलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हुआ, जैसे जैसे अयोग्य शासक आते गए, इसका विस्तार क्षेत्र क्या हो गया, कम होते गया। विस्तार क्षेत्र कम होने के बाद
तैमूर लंग ने जब 1398 में जब आक्रमण किया तो तैमूर लंग ने भारत के जो भी क्षेत्र को जीता था उस क्षेत्र को जीतने के बाद जब वापस जा रहा था तो उसने क्या किया कि उसका जो सेनापति था जिसका नाम था खिज्र खां, उसको अपने वह जो भारतीय क्षेत्र को जो जीता गया था उसको सौंप करके वह वापस चला जाता है। और इसी के बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की क्या करती है, स्थापना करती है। और इस तरह नासिरुद्दीन महमूद शाह जो होता है कि इस वंश का यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद शाह, यह अंतिम शासक होता है। और उसके बाद खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना करती है? सैयद वंश की। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सैयद वंश के बारे में। ठीक, जैसे हम लोग देखें कि मोहम्मद गोरी क्या करता है कि जब क्षेत्र को जीतने के बाद क्या करता है, मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, उस क्षेत्र को देख रेख करने के लिए उसको छोड़ देता है। ठीक उसी तरह क्या करता है कि तैमूर लंग क्या करता है, जो भारतीय क्षेत्र होता है उसको, जो क्षेत्र जीता हुआ रहता है उसको खिज्र खां को सौंप देता है और वह वापस चला जाता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना ही, सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर अगले टॉपिक में हम लोग सैयद वंश, और सैयद वंश तो बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि वह काफ़ी उतना महत्व का उसका शासनकाल रहा नहीं, काफ़ी छोटा समय का है, हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।